नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग द प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसको हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। चैप्टर का क्या नाम है? द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े अभी तक? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले कैसी दुनिया थी, फिर सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने फूड, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कैसे ट्रेवल किए, स्पैगेटी का एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद कंक्वेस्ट, अलग अलग देशों में कैसे जीतते थे लोग जाकर के, फिर बीमारियां और साथ में व्यापार, किस तरह से ये चीजें जुड़ी हुई हैं, ये देखा था हमने। बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में समझा था। हमने देखा द 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी, जो 1815 से लेकर 1914 तक के बीच का समय है, उसमें क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है नया शेप लेती है, ये हमने देखा। उसके बाद क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भी देखा था हमने कि कैसे टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड के रिलेशंस को, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशन को चेंज किया। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, किस तरह से कॉलोनियलिज्म का स्प्रेड हुआ और कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कॉलोनियलिज्म के थ्रू अपने नई नई स्थानों में अपनी जगह बना रहे थे। ये जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा था कि कितनी कंट्रीज उसे कॉलोनाइज कर चुके थे। जैसे ये जितनी भी कंट्रीज दी हुई हैं सारी इसको कॉलोनाइज करने वाली ही थी। इन्होंने अलग अलग अपनी टेरिटोरीज बांट ली थी, यानी अपनी अपनी जगह बांटी हुई थी। तो कलर के हिसाब से कौन सा देश कौन से जगह को कंट्रोल कर रहा था, ये मेंशन किया है। फिर सर हेनरी जो मॉर्टन स्टैनली सेंट्रल अफ्रीका में जाते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, और वो एक्सप्लोर करते हैं, वहां पे मैपिंग करते हैं उस एरिया की, और अच्छी अच्छी जगहों को देखते हैं जो कि यूजेबल हो सके कॉलोनियल बेनिफिट के लिए। तो रिंडर पेस्ट नाम की जो कैटल डिजीज है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि अफ्रीका में इसकी वजह से बहुत सारे जानवरों का लॉस हुआ था, है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने आगे जो देखा था इंडेंचर्ड लेबर, जो माइग्रेशन इंडिया से हुआ था। इंडेंचर्ड लेबर होते हैं बंधुआ मजदूर, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ले जाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले वो अपना कार्य छोड़ नहीं सकते। किस स्थिति से लोग गुजरे, ये सब हमने देखा था। कहाँ कहाँ से आते थे लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया वगैरह से, ऐसी तमिलनाडु जैसी डिस्ट्रिक्ट जो ड्राई होती थी वहां पे, उस एरिया से ज्यादातर इंडियन इंडेंचर्ड लेबर जाया करती थी। तो ये हमने देखा कि ये सब जो है कितनी क्रिटिकल कंडीशन में रहते थे, ये समझा हमने। देन हम देखते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, जो उस समय बिजनेसमैन लोग थे भारत के, वो बाहर जाके क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया, वो हमने पढ़ा। इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, भारत का जो व्यापार था, कॉलोनियलिज्म इसके का कनेक्शन क्या था इससे, और ग्लोबल सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट हुआ भारत, ये सब देखा हमने। नाउ देखो, ये ट्रेड रूट्स हैं, कुछ अलग अलग जगहों के रूट्स के साथ, जैसे आपकी बुक में दिया होगा, आप अच्छे से वहां पे देख सकते हो। जैसे ये अलग अलग रूट्स दिए हुए हैं, ये इंडियन ये टेरिटरी से होकर के जाते हैं। ऊपर से भी ये अलग अलग से लैंड रूट हैं, कुछ सी रूट्स हैं, अलग अलग दिखाए गए हैं। तो इसके थ्रू व्यापार हुआ करता था उस समय। आज हमने शुरू करना है द इंटर वॉर इकोनॉमी। जो वॉर का समय था, यानी युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में हम देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 was mainly fought in Europe। तो ये ज्यादातर लड़ाई हुई कहाँ थी? यूरोप में ही हुआ था युद्ध, बट इट्स इम्पैक्ट वाज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इसका जो प्रभाव है दुनिया के हर देश में पड़ा था। नोटेबली फॉर आवर कंसर्न्स इन दिस चैप्टर, इट plugged the first half of the 20th century. Notably for our concern in this chapter, it plugged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome। तो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो 20th सेंचुरी में जो प्रभाव पड़ा इस एक वॉर का, उससे क्या देखने को मिला कि जो दुनिया थी वो क्राइसिस में चली गई, यानी कि पूरी तरह से चरमरा गया था। अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, हर तरह से हर पहलू जो है हिल चुका था समाज का। तो लगभग लगभग इकोनॉमी को और दुनिया को रिकवर करने में 3 डिकेड यानी 3 दशक लग गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसी समय में जो दुनिया ने क्या एक्सपीरियंस किया, दुनिया को क्या देखने को मिला कि जो वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी कि आर्थिक और जो राजनीतिक इंस्टेबिलिटी बन चुकी थी समाज में। इंस्टेबिलिटी मीनिंग स्थायी कुछ नहीं था, सब चीजें अस्थायी हो चुकी थी। एकदम से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहे थे, बदल रहे थे, और स्थायी रूप से कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड अनदर कैटास्ट्रोफिक वॉर। तो इस समय में संसार ने, विश्व ने क्या देखा कि बहुत बड़े पैमाने पे अर्थव्यवस्था और जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो अस्थायी हो चुकी थी। साथ में क्या था, विनाशकारी युद्ध को भी लोगों ने देखा, ठीक है। वॉर टाइम
transformations. The First World War, as you know, was fought between two power blocks. On the one side were the Allies, Britain, France and Russia. तो पहला विश्व युद्ध जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसके बीच में हुआ था, ये ग्रुप्स का नाम याद रखना है, एमसीक्यू बन सकते हैं इसके ऊपर। तो ग्रुप्स में कौन कौन आते थे, एलाइज पावर जो थी, जो एलाइज थे, दोनों ही ग्रुप थे। पहला एलाइज का ग्रुप था जिसमें आता है ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये एक साइड पे थे, बाद में इनके साथ यूएसए जुड़ जाता है और दूसरे इनके ऑपोजिट जो थे उनको बोलते हैं सेंट्रल पावर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रल पावर्स में कौन कौन आता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। तो ये एरिया जो है सेंट्रल पावर में आते थे। When the war began in August 1914, many governments thought it would be over by Christmas. जो युद्ध होता है अगस्त में 1914 में, तो बहुत सारी गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, उन्हें क्या लगा कि ये क्रिसमस तक आने तक यानी कि दिसंबर 25 तक खत्म हो जाएगा, यानी 4-5 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इतना लंबा खिंच गया कि लगभग 4 साल तक ये युद्ध चला। तो जो एस्टिमेट था कि 4-5 महीने में खत्म हो जाएगा, वो 4-5 साल तक चला गया, तो कितना आर्थिक नुकसान हुआ होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ वॉर लाइक नो अदर बिफोर। प्रथम विश्व युद्ध ऐसा था जैसा कभी इससे पहले हुआ ही नहीं था। द फाइटिंग इन्वॉल्व्ड द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस which now harnessed the vast powers of the modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. तो जो ये युद्ध हुआ था ना, इसमें दुनिया के जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्रांति से जुड़े हुए देश थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिन्होंने काफी ज्यादा पावर इकट्ठा करके रखी थी, उनके पास काफी ताकत थी, उनके पास काफी ज्यादा हथियार भी थे, जिसकी वजह से वो काफी तबाही मचा सकते थे किसी भी दूसरे ऑपोजिट देश पे या अपने दुश्मन पे। तो इस तरह से ये काफी भयानक युद्ध के रूप में बढ़ता गया आगे। दिस वॉर वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इसीलिए कहा जाता है कि ये पहली जो आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा ऑन द मैसिव स्केल। तो इसमें क्या क्या हथियार यूज हुए जो पहले कभी नहीं इस्तेमाल हुए थे, मशीन गन्स यूज होती थी, टैंक्स इस्तेमाल किए गए। अभी भी अगर आप देखोगे अलग अलग आर्मी एरियाज में क्या टैंक्स के वो इमेजेस बनाए होते हैं, उस तरह के टैंक्स का इस्तेमाल किया गया था। फिर एयरक्राफ्ट्स जो हवाई युद्ध के लिए इस्तेमाल किए गए थे। केमिकल वेपन्स, केमिकल से बने हुए हथियार जो थे, जो बहुत भयानक होते थे, बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाने की ताकत रखते थे, उसका इस्तेमाल किया गया था। These were all increasingly products of the modern large scale industry. ये सारे जो हैं किसके प्रोडक्ट थे, जो मॉडर्न जो आधुनिक उद्योग था उसके प्रोडक्ट थे। To fight the war, millions of the soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on large ships and trains. देखो, अगर युद्ध करना है तो उसके लिए योद्धाओं की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे देशों से अलग अलग योद्धाओं को इकट्ठा करके वॉर के लिए रिक्रूट किया गया था, ताकि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सके उन्हें। जो फ्रंट लाइन में शिप्स और ट्रेन्स के लिए जरूरत पड़ती थी, वहां पे नए रिक्रूटमेंट्स कराए गए थे। द स्केल ऑफ द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। अब 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो अगर 9 मिलियन की बात करता है तो लगभग 90 लाख लोग मरे थे। ठीक है, 20 मिलियन का मतलब है कि 2 करोड़ लगभग लोग जो हैं वो क्या हुए, जख्मी हो जाते हैं। वॉज अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स। तो ये सोच के परे था, इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी हानि और त्रासदी को हम इंडस्ट्रियल या औद्योगिक तरक्की से पहले सोच भी नहीं सकते थे, है ना। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर men ऑफ वर्किंग एज। ज्यादातर जो लोग थे जो मारे गए और जिनको अपंग कर दिया गया, अपंग यानी कि कहीं शरीर का कोई पार्ट टूट गया, कट गया, बाजू, टांग या कुछ भी, या आंखें, कुछ भी चला गया, तो ऐसे ये लोग वही लोग थे जो काम करने वाले लोग थे। ठीक है, एक वर्किंग एज का डिवीजन होता है ना, कि हम ये कितने कौन इंडिविजुअल वर्किंग एज में फॉल करते हैं, जैसे बच्चे और बूढ़े को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दीज डेथ्स एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्कफोर्स इन यूरोप। तो इन डेथ्स की वजह से, इन जख्मी लोगों की वजह से ज्यादा अच्छे लोग काम के लिए यूरोप में कम हो गए थे। अब काम वाले जो जितने भी लोग थे वो ज्यादातर क्या है, या तो मर चुके थे या तो जख्मी हो चुके थे। विद फ्यूअर
numbers within the family household incomes declined after the war. अब कुछ ही लोग रहते थे जो काम करने वाले थे फैमिली में, जिसकी वजह से हर एक घर की जो इनकम थी, जो आय का साधन थे, वो कम हो चुके थे युद्ध के बाद. ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर restructured to produce war related goods. तो युद्ध के दौर में जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें दोबारा क्या किया गया, दोबारा रिस्ट्रक्चर किया गया, उन्हें दोबारा बनाया गया, जिसमें वॉर रिलेटेड चीज़ें जो है बनाई जाने लगी. पहले जहाँ पे कुछ और चीज़ें बनती थी, अब युद्ध के लिए जो सामान इस्तेमाल होता था उसको बनाना शुरू कर दिया गया था इंडस्ट्रीज में. Entire societies were also reorganized for war. As men went to battle, women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do. तो युद्ध की वजह से एक आदमी जितने थे वो सब लोग कहाँ चले गए, युद्ध में चले गए, और औरतों को घर से बाहर नौकरी के लिए अब निकलना था, जो पहले सिर्फ आदमी स्वयं करते थे, तो औरतें घर का काम किया करती थी. द वॉर लेड टू द स्नैपिंग ऑफ द इकोनॉमिक link between some of the world's largest economic powers which were now fighting each other to pay for them. जितने लिंक्स थे, बड़े बड़े लिंक्स हुआ करते थे, अलग अलग देशों के साथ लिंक हुआ करते थे, कनेक्शन हुआ करते थे व्यापार के, तो ये युद्ध की वजह से कट गए, है ना, कम हो गए. बड़े पैमाने पे जो है अब चीजें इधर से उधर नहीं की जाती थी, सामान भेजने में और लाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है किस में बिजी थे, युद्ध में बिजी थे. तो जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स थी ना, वो लोग क्या कर रहे थे, आपस में ही युद्ध कर रहे थे. ठीक है, आपस में उनका युद्ध चल रहा था. सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक एज वेल एज द यूएस पब्लिक. जो ब्रिटेन था उस समय, उसने क्या किया, उधार लेता है पैसे, कहाँ से, यूएस के बैंक से, और साथ में यूएस की जो पब्लिक है वहां से भी उधार लेता है, क्योंकि युद्ध में इन्वॉल्व सबसे ज्यादा कौन था, ब्रिटेन ही था. Thus the war transformed the US from being an international debtor to an international creditor. तो ये जो युद्ध था, इसकी वजह से यूएस का एक जो इमेज था, वो जो उधार लेता था दूसरों से, अब वो एक बहुत बड़ा साहूकार बन चुका था, वो दे रहा था लोगों को, उधार दे रहा था, क्रेडिटर बन चुका था वो अभी. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स, एट द वॉर्स एंड द यूएस and its citizens owned more overseas assets than foreign governments and citizens owned in the US. तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लेकिन जो फॉरेन गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स थे, वो यूएस का कोई इतना बड़ा एसेट नहीं ओन करते थे, बल्कि यूएस के लोग जो थे वो ओन करते थे दूसरे देशों के एसेट्स, प्रॉपर्टीज वगैरह. ठीक है, क्योंकि उन्होंने दूसरे देशों को उधार दे रखा था उस समय. पोस्ट वॉर रिकवरी, अब युद्ध खत्म होने के बाद रिकवर करना है अर्थव्यवस्था को, समाज को और राजनीति को एक वापस स्थिति में लेके आना है. पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव्ड डिफिकल्ट. युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था का रिकवर करना था वो बहुत मुश्किल चीज थी. ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वॉर पीरियड इन पर्टिकुलर फेस्ड अ प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस. ब्रिटेन जो था एक इंडस्ट्रियल देश था, सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति थी वो ब्रिटेन में ही तो आई थी, तो इस वजह से अर्थव्यवस्था के लिहाज से ब्रिटेन बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा था. लेकिन युद्ध के बाद बहुत बड़े लेवल पे इसे क्या करना पड़ा, आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा, लंबे समय तक आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा था. वाइल ब्रिटेन वॉज preoccupied with war, industries had developed in India and Japan. जब ब्रिटेन क्या था, युद्ध में व्यस्त था, उस समय भारत में और जापान में जो उद्योग जो थे वो डेवलप हो रहे थे. ठीक है, After the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally. युद्ध के बाद ब्रिटेन के लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो भारत में दोबारा से अपनी अच्छी मार्केट बना सके, और दूसरी तरफ से जापान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे compete करने के लिए अब काबिल नहीं रहा था ब्रिटेन. Moreover, to finance war expenditures, Britain had borrowed liberally from the US. हालांकि जो पैसा खर्च होना था युद्ध में, उसके लिए उधार कहाँ से लिया था, ब्रिटेन ने यूएस से लिया था. This meant that at the end of the war, Britain was burdened with huge external debts. इसका मतलब ये था कि युद्ध खत्म होने तक जो ब्रिटेन था उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो चुका था. ठीक है, बाहर से उसने काफी सारा कर्ज ले रखा था. युद्ध खत्म होने के बाद उसे उसकी भी परेशानी झेलनी पड़ी कर्जे की. द वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम.
युद्ध की वजह से जो अर्थव्यवस्था में एक काफी बड़ा उछाल आया था, दैट इज टू अ लार्ज इंक्रीज इन द डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी डिमांड में, चीजों की कुछ डिमांड बढ़ी थी, प्रोडक्शन भी बढ़ी चीजों की, और साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोगों को की जरूरत थी, क्योंकि लोग युद्ध में बहुत सारे मर रहे थे और आबादी कम होती जा रही थी, जिससे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। When the war boom ended, प्रोडक्शन contracted and unemployment increased। जैसे ही युद्ध का जो उछाल था, युद्ध के समय में जिन चीजों की जरूरत थी उसके लिए जो उछाल था डिमांड की मार्केट में, वो खत्म हो जाता है। उससे क्या होता है कि उसके बाद प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब जो चीजें युद्ध में चाहिए थी उसके बाद किस लिए चाहिए थी, तो वो प्रोडक्शन कम होती गई धीरे धीरे, है ना, उसका जो उत्पाद था वो कम हो गया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया, बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो गई। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूस ब्लोटेड war expenditures to bring them into line with peace time revenues। तो गवर्नमेंट ने उस समय क्या किया, जैसे कि युद्ध खत्म होता है तो उन्होंने जो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हो रहा था, खर्चा जो हो रहा था युद्ध में, उसे भी कम कर दिया, ताकि जो है पीस टाइम रेवेन्यू को लाइन पे लाया जा सके। यानी कि शांति के समय जिस तरह रेवेन्यू एक लाइन पे चल रहा है, प्रॉपरली इनकम और एक्सपेंडिचर का एक बैलेंस होता है, उसे लाने की कोशिश की। दीज डेवलपमेंट्स लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेस। तो जो ये डेवलपमेंट होने लगे थे, जिससे लोगों के बहुत सारे जो है काम जो है छूट चुके उनसे। इन 1921 1 in every 5 ब्रिटिश वर्कर वाज आउट ऑफ वर्क। 1921 की बात है, युद्ध के बाद का समय जो है, हर 5 में से एक जो वर्कर था, ब्रिटिशर्स एरियाज में जो काम करते थे, वो उनसे उनका काम छूट चुका था। यानी कितने बड़े लेवल पे बेरोजगारी आ चुकी थी। Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post-war scenario। तो इस वजह से अब कोई पता नहीं था कि कब किसके साथ क्या होने वाला है। लोगों के अंदर एक एंजाइटी हो गई, उनके अंदर एक रोष सा पैदा होने लगा, परेशानी, टेंशन होने लगा कि क्या होने वाला है। अब ये सिनेरियो ऐसा था, इसमें किसी को कुछ नहीं पता था कि कब किसके साथ क्या होगा, किसकी स्थिति कैसे बदल जाएगी। Many agricultural economies were also in crisis। बहुत सारी जो किसानों का जो अर्थव्यवस्था थी वो भी क्राइसिस में जा चुकी थी, क्योंकि अब वहां पे खेतों में काम करने वाले लोग नहीं थे, उपज उतनी हो नहीं रही थी। कंसीडर द केस ऑफ व्हीट प्रोड्यूसर्स। हम एक केस ले लेते हैं, मानो जो गेहूं की खेती का। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट। युद्ध के पहले जो यूरोप का पूर्वी भाग था, वहां से सबसे ज्यादा जो है गेहूं जो है दुनिया की मार्केट में सप्लाई होती थी, जाती थी। When this supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America and Australia expanded dramatically। और जब ये सप्लाई इन देशों से, जब ये देश के लोग जो युद्ध में व्यस्त हो चुके थे, तब क्या हुआ कि जो गेहूं का उत्पाद था वो कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बहुत ड्रामेटिकल वे से बढ़ा था। बट वंस द वॉर वॉज ओवर, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ ग्लट इन व्हीट आउटपुट। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हो जाता है, तो अब जो देश पहले गेहूं उत्पाद कर रहे थे वो दोबारा से अपने नॉर्मल स्थिति में आ गए। तो इससे क्या हो गया कि ये जो दूसरे देश उत्पाद कर रहे थे, इनका भी उत्पाद था और उन यूरोपियन देशों का भी उत्पाद बढ़ गया। तो इससे क्या हो गया, व्हीट का भरमार हो गया, गेहूं का मार्केट में जो है भरमार हो गया था। ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इनकम डिक्लाइन एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेट। अब इससे क्या हुआ, किसानों को बहुत नुकसान हो गया। जब प्रोड्यूस ज्यादा हो गए तो इसकी कीमतें कम हो गई ना, खाने की चीजों की, अब गेहूं की कीमत कम हो गई, तो इसकी वजह से जो गांव का एरिया था, वहां की जो इनकम थी लोगों की, वो कम हो गई थी और जो किसान थे वो कर्जे में डूब गए। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन द यूएस, रिकवरी वाज क्विकर। यूएस में जो युद्ध के बाद का रिकवरी था, बेसिकली यूएस था, इट्स इंटरनल साइड ये ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था युद्ध की वजह से, क्योंकि ये बहुत लेट युद्ध में इन्वॉल्व हुआ। यूएस का जो रिकवरी रेट है वो अच्छा था, वो जल्दी क्विक तरीके से रिकवर हो गया। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प्ड बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। हमने पहले ही देखा है जो यूएस की इकोनॉमी है, यहाँ बढ़ावा कैसे हुआ युद्ध में इन्होंने कर्जा दिया, ब्रिटेन को दिया और भी देशों को। उन्होंने बहुत ही जो वेपन सप्लाई किए और बहुत सारी चीजें सप्लाई की, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक जो स्थिति थी काफी अच्छी हो रही थी उस समय। आफ्टर a short period of economic trouble in the year after the war, छोटा सा समय था जब आर्थिक जो परेशानियां आई युद्ध के बाद, the US economy resumed its strong growth in the early 1920s। तो यूएस का जो अर्थव्यवस्था था वो अपनी जो
एक मजबूत स्थिति में 1920 में आ गई वापस, ठीक है, युद्ध के बाद की बात हो रही है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920s वाज द मास प्रोडक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फीचर था, जो खासियत थी यूएस अर्थव्यवस्था की, वो ये था कि 1920 में मास प्रोडक्शन हुआ वहां पे, मतलब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होना शुरू हुआ था। द मूव टूवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगन टू इन द लेट 19th सेंचुरी। तो जो मास प्रोडक्शन का मूव था वो कब शुरू हुआ था? लेट 19वीं शताब्दी में। बट इन द 1920s इट बिकेम अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द यूएस। लेकिन 1920 में जो ये जो अर्थव्यवस्था का जो स्थिति थी ना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया था यूएस का, एक उसकी खासियत बन चुकी थी, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे होना शुरू हो गई थी स्थायी रूप से। A well-known pioneer of the mass production was the car manufacturer of Henry Ford। तो हेनरी फोर्ड जो थे, एक बिजनेस पर्सन थे, वो क्या मैन्युफैक्चर करते थे? कार की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। He adopted the assembly line of a Chicago slaughterhouse in which slaughtered animals were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt to his new कार प्लांट इन डेट्रॉइट। तो उसने क्या अडॉप्ट किया था? असेंबली लाइन शिकागो स्लटर हाउस की, जहाँ पे क्या होता था कि एनिमल्स का स्लटर किया जाता था, साथ में वहां से वो पिक करे जाते थे, है ना, वो बुचर्स के द्वारा। फिर वहां से कैसे कन्वेयर पे आते थे। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? जहाँ पे ऐसे होता है ना, वाहक की पट्टी होती है। He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing vehicles। तो उसे एहसास हुआ था कि असेंबली लाइन जो है, उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन होगा व्हीकल्स का, गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा, जो उत्पाद होगा उनका, वो ज्यादा तेज होगा और सस्ता होगा, ठीक है। तो उसने एक अच्छा तरीका अपनाया जिससे कि उसका बिजनेस अच्छा ग्रो हो जाए। द असेंबली लाइन फोर्स वर्कर्स टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूअसली। तो असेंबली लाइन का ये था कि वर्कर्स को उसमें वर्कर फोर्स होते थे कि उन्हें दोबारा दोबारा एक ही काम को रिपीट करना होता था कंटिन्यूअसली, सच एज फिटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टू द कार एट द पीस डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट। तो जैसे देखो, ये एक कन्वेयर बेल्ट बना दी गई है यहाँ पे। ये अब असेंबलिंग कैसे करना है? कार बनती है पार्ट्स के साथ, तो यहाँ पे अगर उसको कुछ फिटिंग करते हैं, वहाँ पे यहाँ पे कुछ लाइट्स का काम होता है, यहाँ पे कुछ और काम होगा, तो जिससे पूरी जो है एक कार तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से एक बेल्ट बनाई होती थी जिसमें इस एरिया के जितने काम है उनको रिपीटेडली वही काम करना पड़ता था। एक कार आती थी, उसका काम किया, दूसरी आई ऐसे काम किया। अगर नट्स का ही काम करना, उसको जोड़ने का ही काम करना, तो ये वाली लाइन उसी काम पे लगी रहेगी। फिर इस तरह से नेक्स्ट को जो काम दिया होगा पूरा समय उसे वो रिपीट करना पड़ता था। तो ये वर्कर्स जो है एक काम को रिपीटेडली करते थे और दोबारा दोबारा कंटिन्यूअसली करना होता था उन्हें वो। This was a way of increasing the output per worker by speeding up the pace of work। तो अब पर वर्कर का जो है आउटपुट है उसका इंक्रीज हो गया। अगर रिपीटेडली एक इंसान कंटिन्यूअसली काम करेगा तो उसकी एक तो स्पीड बढ़ेगी, ऊपर से उसे एक टेक्निक अच्छे से आती जाएगी, तो जिससे क्या है काम करना आसान और एक स्पीड से काम होना पॉसिबल था। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। अब कन्वेयर बेल्ट पे लगाए होते थे जितनी, तो अब मानो यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट पे खड़े हैं वर्कर्स, ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स इकट्ठे करके रखे हुए, यहाँ से गाड़ियां आ रही हैं, तो टाइमिंग होती है ना, इतने टाइम में इनको खत्म करना है, एक गाड़ी का पूरा फिटिंग करके नेक्स्ट पे भेजना है, फिर दूसरी आएगी, इस तरह से वो डिले कर नहीं सकते थे, उनको पूरा काम करना होता था तुरंत से। टेक अ ब्रेक और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड विद अ वर्कमेट। तो वो ब्रेक नहीं ले सकते थे, बात नहीं कर सकते थे एक दूसरे के साथ, अपने काम करने के वाले सहयोगी के साथ, ठीक है, उनको काम इतना ज्यादा होता था। As a result, Henry Ford's cars came off the assembly line at 3-minute interval, a speed much faster than the achieved by previous methods। तो इससे ये था कि हेनरी फोर्ड कार जो थी इतनी जल्दी असेंबली लाइन पे आती थी, यानी 3-3 मिनट के बाद एक कार निकली तो 3 मिनट बाद दूसरी आएगी, तो उसके बाद तीसरी आएगी, इस तरह से 3-3 मिनट के इंटरवल पे एक ही कार आती थी। तो कितना तेजी से उनको काम करना होता था, कहाँ से उनको टाइम मिलता। टी मॉडल फोर्ड वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार। जो टी मॉडल फोर्ड था ना, वो दुनिया का सबसे पहला जो मास प्रोड्यूस कार का मॉडल था। बड़े लेवल पे जो कार प्रोड्यूस हुई वो टी मॉडल फोर्ड की थी। एट फर्स्ट वर्कर्स at the Ford factory were unable to cope with the stress of working on assembly line in which they could not control the pace of the work।
अब देखो इतनी जल्दी से 3 मिनट में आपको एक काम किया, फिर 3 मिनट के बाद वो आएगा, फिर ऐसे करते करते कितना काम करना है। तो वर्कर इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते थे कि इतना ज्यादा काम करना पड़ता था उनको कि वो शुरुआत में तो उसके साथ काम करने में ही दिक्कत महसूस करते थे। दे क्विट इन लार्ज नंबर, तो इसलिए काम ही छोड़ देते थे लोग जब उनसे हो नहीं पाता था। इन डेस्पिरेशन फोर्ड डबल्ड द डेली वेज टू $5 इन जनवरी। तो आप सोचो डॉलर का कितना कीमत है, $5 इस समय में भी एक दिन में अगर किसी इंसान को मिलता है तो वो भी एक बहुत अच्छी अर्निंग मानी जाती है। तो इसलिए जो वर्कर चले जाते थे, अब उन काम करने वाला कोई नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, फोर्ड वालों ने उनकी हर दिन का जो इनकम है $5 का कर दिया डेली वेज। तो एक अच्छा इनकम देने लगे जिससे लोगों को काम करने में कोई दिक्कत ज्यादा महसूस नहीं होती थी। एट द सेम टाइम ही बैंड ट्रेड यूनियंस फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट। जो व्यापारिक संघ जो होते थे, फोर्ड ने उन्हें अपने यूनिट्स और प्लांट्स के आसपास बैन कर दिया था। ठीक है कि हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क एवर हार्डर। तो हेनरी फोर्ड ने हाई वेजेस को जो जो हाई वेजेस वो देते थे उसको रिकवर करने के लिए, यानी कि उनको पूरा करने के लिए वो उनसे और बहुत जबरदस्ती काम करवाया करते थे और तेज और सख्ती से काम करवाया करते थे। So much so, he would soon describe his decision to double the daily wage as the best cost-cutting decision he had ever made. क्योंकि काम तेजी से करवाना है, अच्छा काम करवाना है और इससे उनका जो काम है अच्छे से चलता था। तो जिस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेडिंग का उनका जो डेली वेज का जो था वो बढ़ाने में खुशी से वो आगे हाथ कर लिया करते थे ताकि वेज वर्कर जो है उन्हें छोड़ के ना जाएं। फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस सून स्प्रेड इन द यूएस। तो जो ये फोर्ड की इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस थी वो पूरे यूएस में फैल गई थी। ठीक है, वो अच्छी अर्निंग अच्छी वेजेस देते थे ताकि काम अच्छे से हो जाए। कोई भी अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग थे, उन्होंने ये मेथड अपनाया। दे वर ऑल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन द 1920s। तो ये जो मेथड था ये यूरोप में भी 1920 के दौर में अपनाया गया, कॉपी किया गया। मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियर गुड्स। जब बड़े लेवल पे इंजीनियर गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा है ना, इंजीनियर्ड गुड्स जो थी ज्यादा बनने लगी तो इससे उनके जो है कीमतें कम हो गई। Thanks to higher wages, more workers could now afford to purchase durable consumer goods such as cars। जो अच्छी सैलरी मिलती थी लोगों को उसके लिए थैंक्स कहते हुए ये कहा गया कि भाई वो अच्छे से वो चीजें खरीद सकते थे। अगर उनके पास पैसा अच्छा तो वो चीजें खरीद सकते थे, जैसे कि कार्स। अगर उनके पास पैसा आया है तो वो कार खरीदने की भी तो हिम्मत रखते हैं ना। पर डे जो इंसान $5 कमा रहा था उस समय, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा प्राइस होता था जिससे वो कार अफोर्ड कर सकता था। तो कार प्रोडक्शन इन यूएस रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919 टू मोर देन 5 मिलियन इन 1929। तो इस वजह से जो कार्स का प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। 1919 में जो 2 मिलियन था, 1929 तक वो 5 मिलियन हो चुका था। सिमिलरली देयर वाज अ स्पॉट इन द purchase of the refrigerators, washing machines, radios, gramophones, players, all through a system of the hire purchase that is on credit repaid in weekly and monthly installment। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर उसकी खरीद में भी काफी उछाल आया था। काफी ज्यादा लोग वॉशिंग मशीन खरीद रहे थे, रेडियोस, ग्रामोफोन प्लेयर और बहुत सारे अलग अलग जो है वो कैसे किराए पे रहते थे। ठीक है, किराए पे चीजें लेते थे, दैट इज ऑन क्रेडिट रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट। तो या फिर ऐसा लेते थे कि इंस्टॉलमेंट में पे करते थे। थोड़ी थोड़ी कीमतें, इकट्ठा जो पैसा नहीं दे सकता था वो थोड़े थोड़े प्राइस दे करके अपनी चीज खरीद लेता था। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा वाज आल्सो फ्यूल्ड बाय a boom in house construction and home ownership financed once again by loans। तो ये जो रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड बढ़ी, वॉशिंग मशीन की डिमांड बढ़ी बहुत बड़े लेवल पे, किस वजह से बढ़ी थी कि हाउस कंस्ट्रक्शन जो था और होम ओनरशिप जो लोगों की बढ़ गई थी, लोग घर बनने लगे थे, लोगों के पास घर आने लगे थे और लोन्स के ऊपर चीजें पॉसिबल हो रही थी खरीदना। तो जिस वजह से ये चीजों की डिमांड मार्केट में बढ़ती ही गई। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920 क्रिएटेड the basis of the prosperity in the US। Large investments in housing and household goods seemed to create a cycle of higher employment in incomes, rising consumption demands more investment and yet more employment and incomes। इसमें जो बढ़ाव आया था ना कंज्यूमर्स का, घर खरीदने का, बनाने का, इससे एक
बेसिस बन गया वहाँ की खुशहाली का, वहाँ की तरक्की का, कहाँ की यूएस की। लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट होने लगी थी घरों में और घर की चीज़ों में, लोग घर बनाने लगे थे और इससे जो है एक हायर एम्प्लॉयमेंट का एक साइकिल बन गया था, क्योंकि अगर चीज़ें बिक रही हैं, चीज़ें बन रही हैं तो उसमें लोगों को काम मिलता है, तो इससे उनकी इनकम बढ़ने लगी थी, चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ने लगी थी, चीज़ें जो बन रही थी उन्हें उनकी खपत थी, लोग खरीदते थे वो चीज़ें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे थे और एम्प्लॉयमेंट के साथ जो है इनकम भी अच्छी खासी हो रही थी उनकी, ठीक है। In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lenders. 1923 के समय की बात अगर हम करते हैं तो यूएस ने दोबारा से एक्सपोर्टिंग कैपिटल में अपना जो है कदम रख दिया और पूरी दुनिया में जो है वो एक लार्जेस्ट जो लेंडर के रूप में देखा जाने लगा कि वो लोगों को क्या है उधार देना, कर्ज देना, मदद करने के रूप में, साहूकार के रूप में देखा जाने लगा उसे। यूएस इंपोर्ट्स द कैपिटल, एक्सपोर्ट्स also boosted European recovery and the world trade and income growth over the next 6 years. तो यूरोप की जो यूएस का जो इंपोर्ट था, जो वो चीजें खरीदता था और जो कैपिटल को एक्सपोर्ट करता था, इससे यूरोपियन जो देश थे उन्हें भी रिकवरी करने में मदद मिली, वहां पे भी ट्रेड से इनकम होती थी उन देशों की और 6 सालों में वो भी अच्छे से रिकवर करने में कामयाब हुए। All this, however, proved too good to last. तो ज्यादा लंबे समय तक शायद नहीं चल पाया ये, है ना, ये जितना भी तरक्की हो रही थी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। By 1929, the world would be plunged into a depression such as it had never experienced before. 1929 का समय आता है, पूरा विश्व ही किसमें चला गया था, डिप्रेशन में चला गया, यानी आर्थिक मंदी से जूझने शुरू हुआ। इससे पहले इस तरह का कभी भी कुछ देखने को नहीं मिला था। द ग्रेट डिप्रेशन, इसी की बात हम कर रहे हैं। ग्रेट डिप्रेशन यानी आर्थिक मंदी जो पूरे विश्व को झेलनी पड़ी। द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930। जो ग्रेट डिप्रेशन है वो शुरू कब हुआ था, 1929 में और लगभग ये 1930 तक चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। तो उस समय में क्या हुआ कि ज्यादातर दुनिया के देश थे उन्होंने विनाशकारी मंदी देखी, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में और इनकम और साथ में ट्रेड में। द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरिड अक्रॉस कंट्रीज। जो एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट था डिप्रेशन का, वो देश दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से पड़ा। बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज वर द वर्स्ट अफेक्टेड। लेकिन आमतौर पे जो खेती बाड़ी से जुड़ी चीजें थी, एरियाज थे और कम्युनिटीज थी, उन्हें सबसे ज्यादा झेलना पड़ा था। दिस वाज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइस वाज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग देन दैट द प्राइसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो खेती बाड़ी से उगने वाली चीजें थी उनका प्राइस कम हो गया था और काफी लंबे समय तक इस तरह की जद्दोजहद चलती रही, जिससे वो ज्यादा परेशानी में पड़ते गए लोग। द डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फैक्टर्स। डिप्रेशन हुआ क्यों था, बहुत सारे कारण थे ये। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेजाइल द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी वाज। हमने पहले ही देखा कि जो कितनी ज्यादा नाजुक थी अर्थव्यवस्था की स्थिति युद्ध के बाद। फर्स्ट क्या था हमारे पास फैक्टर, इसमें था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गई, खपत कम थी, इस वजह से भी परेशानी हुई। दिस वाज वर्स्ट बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। तो ये कैसे हुआ कि एग्रीकल्चर के जितने प्राइसेस थे वो कम हो गए थे। As prices slumped and agricultural incomes declined, farmers tried to expand production and bring a large volume of produce to the market to maintain their overall income. जैसे ही प्राइसेस कम हुए और एग्रीकल्चर इनकम कम हुई तो किसानों ने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करके और बड़े वॉल्यूम में क्या करने लगे, वो मार्केट में अपनी जो है ओवरऑल इनकम को बनाए रखने की कोशिश करने लगे। दिस वर्सन द ग्लट इन द मार्केट। इससे और भी जो भरमार हो गई बुरी स्थिति की मार्केट में, क्योंकि अब प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ रही है तो प्राइसेस कहाँ से दिए जाएं। पुशिंग डाउन प्राइसेस इवन फर्दर। तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी उसके और भी प्राइसेस कम हो जाएंगे। फार्म प्रोड्यूस रॉटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स। अब जो चीजें खेतों से उगती थी वो खरीदने वाले कम लोग थे, तो इस वजह से वो चीजें सड़ने लगी थी। सेकेंड का फैक्टर ये था, इन द मिड 1920s मेनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट। 1920 के मध्य का जो दौर था, बहुत सारे देश जो थे उन्होंने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस किया था
किसके थ्रू? लोन्स के थ्रू, यूएस से लेकर के। व्हाइल इट वाज ऑफन एक्सट्रीमली इजी टू रेज लोन्स इन द यूएस व्हेन द गोइंग वाज गुड। ये बहुत इजी था, यूएस में लोन खरीदना बहुत इजी था, लेना इजी था, जबकि अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी यूएस की। यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। जो यूएस के ओवरसीज लेंडर, उधार लेने वाले लोग थे, वो परेशान हो गए इस डिप्रेशन की वजह से। पहला साइन जब उनको डिप्रेशन का देखने को मिला, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1928 यूएस ओवरसीज लोन्स अमाउंटेड टू ओवर $1 बिलियन। तो जो 1928 का जो फर्स्ट हाफ था, यूएस के जो ओवरसीज यानी दूसरे देशों में जो लोन्स का अमाउंट था, लगभग $1 बिलियन था। ठीक है, ईयर लेटर इट वाज 1/4 ऑफ द अमाउंट। तो एक साल के बाद ये 1/4 हो गया था, क्योंकि लोग डर गए थे जब आर्थिक मंदी देखने को मिल रही थी। कंट्रीज दैट डिपेंडेड क्रूशियली ऑन यूएस लोन नाउ फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। जो लोन्स लोग लेते थे यूएस से, उनको भी क्राइसिस झेलना पड़ा, क्योंकि अब यूएस के पास देने के लिए नहीं थे लोन। द विथड्रॉवल ऑफ द यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दो इन डिफरेंट वेज। अब जो यूएस लोन देना बंद कर दिया, इससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा। इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड द कोलैप्स ऑफ द करेंसीज सच एज द ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो यूरोप में बहुत सारे देशों में बड़े बड़े बैंक्स फेल हो गए, कोलैप्स हो गई, करेंसीज उनकी खत्म हो गई। जैसे कि ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग था, वो भी क्राइसिस में आ गया, उसकी भी जो वैल्यू है वो डिग्रेड होने लगी। इन लैटिन अमेरिका and elsewhere it intensified the slump in agriculture and raw material prices। तो लैटिन अमेरिका की अगर बात करें, वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल था, उसके प्राइसेस में कमी आना शुरू हो गई थी। द यूएस अटेम्प्ट्स टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज आल्सो डेल्ट another severe blow to the world trade। तो यूएस ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए और डिप्रेशन से, आर्थिक मंदी से जो डील करने के लिए अपने जो इंपोर्ट चीजें करता था, वो खरीदता था जो चीजें, उस पर 2 गुना ड्यूटीज लगाना शुरू कर दी, तो जिससे दुनिया के व्यापार को और भी बड़ा झटका लगा। द यूएस वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। यूएस एक ऐसी इंडस्ट्रियल कंट्री थी जो बहुत बड़े लेवल पे जो है डिप्रेशन से इफेक्ट हुआ था। विद द फॉल ऑफ द प्राइसेस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द डिप्रेशन, कीमतों के घटने से और जो डिप्रेशन का जो प्रोस्पेक्ट था, उससे इसको काफी ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ा था। यूएस बैंक्स हैड आल्सो स्लैश्ड डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल्ड बैक लोन्स। तो यूएस के बैंक्स ने भी अब जो घर के लिए लोन देते थे, वो देना बंद कर दिए थे। जिन्होंने लोन लिए थे, उनसे लोन्स वापस करने की डिमांड की। फर्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, हाउसहोल्ड्स वर ruined एंड बिजनेसेस कोलैप्स। अब किसान जो थे, वो अपनी जो उपज थी वो बेच नहीं सकते थे, घर जो है बर्बाद हो चुके थे, बिजनेसेस जो है तबाह हो चुकी थी। Faced with falling income, many households in the US could not repay what they had borrowed। तो इनकम कम होने की वजह से जो यूएस के बहुत सारे घर थे, वो अपना जो उन्हें उधार लिया था, उसे भी रीपे करने के स्थिति में नहीं रहे थे, और उन्हें फोर्स किया गया था कि वो अपने घर छोड़ दें। ठीक है, कार्स और दूसरे जो कंज्यूमर चीजें थी, उन्होंने जो लोन पे ली थी, वो छोड़ देने के लिए फोर्स किया गया। द कंज्यूमरिस्ट prosperity of the 1920s now disappeared in a puff of dust। मतलब जो कंज्यूमर लोग पहले एंजॉय कर रहे थे, घर खरीद रहे थे, लोन के ऊपर घर खरीदना इजी हो गया था, चीजें खरीदना, कार या लग्जरी गुड्स जो भी खरीदते थे वो इजी था। लेकिन अब ये 1920 के बाद धूल मिल गया था सब कुछ, उनकी जो खुशहाली थी वो सब। एंड अनएम्प्लॉयमेंट सोड, पीपल ट्रज्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस लुकिंग फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड। तो अब क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ गई, तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर जाकर के काम की खोज में जाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स। तो अंत में क्या होता है कि जब इतना स्थिति खराब हो जाती है, तो यूएस का खुद का बैंकिंग जो सिस्टम था, लोन जहां से वो रेज कर रहे थे, वो भी बर्बाद हो चुका था, क्योंकि जहां से लोन उठाए थे लोगों ने, वो अब देने के लायक ही नहीं बचे थे। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने करी थी, वो रिकवर ही नहीं हो पा रही थी। कलेक्ट लोन्स एंड रीपे डिपॉजिटर्स, तो लोन कलेक्ट नहीं हो रहा था, और जो डिपॉजिट लोगों ने किया था, उनको रीपे नहीं कर पा रहे थे बैंक्स।
Thousands of banks were bankrupt and were forced to close. बहुत सारे बैंक्स जो थे वो कंगाल हो चुके थे, दिवालिया हो चुके थे और उन्हें जबरदस्ती बंद कर दिया गया। फिर the numbers are phenomenal. By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 1932, about 1,10,000 companies had collapsed. आप खुद सोचो कि 1933 से लगभग 4,000 बैंक जो थे वो बंद हो चुके थे और 1933 तक लगभग 4,000 बैंक्स जो थे वो बंद हो चुके थे, है ना। और साथ में क्या हुआ था, 1929 और 32 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनीज जो थी वो भी बर्बाद हो चुकी थी। बाय 1935 a modest economic recovery was underway in most industrial countries. तो 1935 तक का जो समय था, जो मॉडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी था, ज्यादातर कंट्रीज में आ चुका था। But the Great Depression's wide effects on the society, politics and the international relations and on people's mind proved more enduring. लेकिन जो ये ग्रेट डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट था, जो अर्थव्यवस्था की जो मंदी हुई थी, उससे बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में प्रभाव हो चुका था। रिकवर तो हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन दिमागी रूप से लोग इस चीज से उभरने में बहुत ज्यादा समय ले रहे थे, हो नहीं पा रहा था। समाज, अर्थ, जो राजनीतिक जो सिस्टम थे और इंटरनेशनल रिलेशन जो थे वो काफी ज्यादा क्या थे, प्रभावित हो रहे थे इस वजह से। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, अब भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? इफ वी लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑन इंडिया, वी रियलाइज हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम बाय द अर्ली 20th सेंचुरी। जैसे ही हम जो ये अर्थव्यवस्था की मंदी थी, भारत में इसका प्रभाव हमने देखा, तो हमें समझ में आता था कि कैसे जो है 20th सेंचुरी तक आते आते जो संसार की अर्थव्यवस्था थी वो एक हो चुकी थी, क्योंकि एक जगह पे अगर कोई कुछ परेशानी आती थी तो दूसरी जगह पे उसका प्रभाव देखने को मिलता था। तो इससे दिखता था कि ग्लोबली हम जुड़ चुके थे। द ट्रेमर्स ऑफ द क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रिलेड इन अदर पार्ट्स, affecting lives, economies and societies worldwide. जो क्राइसिस के झटके थे वो एक दुनिया के कोने में लगते थे तो दूसरे देशों में भी उनका असर देखने को मिलता था। वहाँ की जीवन पे भी असर हो रहा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी असर हो रहा था और वहाँ के समाज पे भी असर देखने को मिल रहा था। इन द 19th century, as we have seen, 19वीं शताब्दी की बात अगर हम करें, हमने देखा colonial India had become an exporter of the agricultural goods and importer of the manufacturers. तो जो कॉलोनियल भारत था, ठीक है, जो इंपीरियल भारत था, वहां पे क्या हो रहा था कि जो एग्रीकल्चरल गुड्स थी, जो चीजें खेतों में प्रोड्यूस होती थी, रॉ मटेरियल जो था उसको वो क्या करते थे, बेचते थे, ठीक है। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर, जो बनी हुई चीजें हैं उसे वो खरीदते थे। द डिप्रेशन इमीडिएटली इफेक्टेड इंडियन ट्रेड, तो इस वजह से जो ये डिप्रेशन आया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्ट हुआ, तो भारत का व्यापार भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स नियरली हाल्व्ड बिटवीन 1928 एंड 1934। जो भारत से एक्सपोर्ट होता था यानी निर्यात होता था और आयात होता था, 1928 और 34 के बीच में ये आधा हो चुका था। अगर 100% होता था तो 100 में से 50 ही बचा था। बिटवीन 1928 एंड 1934 व्हीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाय 50%। अगर हम गेहूं का कीमत देखें, मानो उस समय 10 रुपए कीमत होगा केजी का, 10 रुपए नहीं होगा, बहुत ज्यादा है ये, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लें हम 10 रुपए केजी गेहूं होगा, तो 10 रुपए का माने वो 10 रुपए का नहीं बिकेगा, 5 रुपए का बिकेगा। तो इतना कम कीमत हो चुकी थी गेहूं की। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स। तो इससे क्या हुआ, जो किसान थे और जो वर्कर्स थे उनके, वो ज्यादा प्रभावित हुए थे शहरी लोगों से। Though agricultural prices fell sharply, the colonial government refused to reduce revenue demands. हालांकि जो कीमतें थी एग्रीकल्चर की चीजों की वो बहुत तेजी से कम हुई, लेकिन जो गवर्नमेंट थी हमारे देश में, colonial गवर्नमेंट थी, साम्राज्यवादी लोग थे, वो लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया। अब खेत में उपज नहीं हो रही, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, उतना कीमत नहीं मिल रही, लेकिन जो है टैक्स है उनको पूरा ही भरना पड़ता था। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। जो पीजेंट्स क्या कर रहे थे, वर्ल्ड की मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा था इससे। कंसिडर द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ द बंगाल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, बंगाल में जो लोग जूट का उत्पाद करते हैं उसकी। दे ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोसेस्ड
इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द गनी बैग्स। रॉ जूट को गनी बैग्स के रूप में प्रोसेस करते थे, वो गनी बैग्स होते हैं जो, उसके रूप में प्रोसेस किया करते थे। बट एज गनी एक्सपोर्ट्स कोलैप्स, जैसे ही गनी का जो है एक्सपोर्ट कम हो गया तो क्या हुआ, द प्राइस ऑफ द रॉ जूट क्रैश्ड मोर देन 60%। ठीक है, तो अब देखो, मानो अगर वो 100 रुपये प्राइस है ना उसका, तो 60% उसका कम हो गया। 60% यानी कि अब वो 40 रुपये में ही बिकेगी, तो कितना कम हो गया होगा फिर। peasants who borrowed in the hope of the better times or in to increase output in the hope of the higher incomes faced ever lower prices। तो जिन लोगों ने, जो किसान जो थे उन्होंने उधार लिया था कि ताकि उनको वो प्रोड्यूस कर सकें, चीज़ें बना सकें, जूट उगा सकें और अच्छी इनकम कमा सकें, वो और भी ज़्यादा नीचे उनका जो है लेवल गिर गया क्योंकि कीमतें नहीं मिलने लगी थी। एंड फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेप्ट, और भी ज़्यादा गहरे तरीके से वो उधार कर्जे के बीच में डूब गए। दस द बंगाल जूट ग्रोवर्स लिमिट, तो इस वजह से जो बंगाल के जूट ग्रोवर थे तो वो शोक ग्रस्त हो गए थे, वो दुखी हो गए थे, उन्हें काफी बड़े झटके लगे थे। ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ द ग्रेटर कैश, तो वो ज्यादा जूट ग्रो कर रहे थे इस होप से कि उन्हें और भी पैसा मिलेगा। कॉस्ट ऑफ द डेट्स ऑफ द जूट विल मेक योर होप्स गेट डैश्ड, जो कीमतें हैं वो जूट की, जो कीमतें जूट की थी और जो कर्जा था, तो भाई लोगों उसकी वजह से तुम्हारी जितनी भी उम्मीदें हैं इससे वो सारी क्या होने वाली है, धराशायी, समाप्त होने वाली हैं। When you have spent all your money and got the crop off the ground, traders sitting at home will pay only ₹5 amount। तो जब तुमने सारा अपना पैसा भी खर्च लिया, तुम्हारी फसल जब हो जाती है, अपने ग्राउंड से तैयार हो जाती है, तो ट्रेडर जो अपने घर पे बैठे होंगे वो एक मन के लिए तुम्हें कितना पैसा देंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। तो सोच लो किस स्थिति में पड़ोगे तुम। अक्रॉस इंडिया प्रेजेंट्स इंडेटेडनेस इंक्रीज, पूरी भारत में जो कर्जे का स्थिति बन गई थी सारे किसानों की, वो बढ़ गई। दे यूज अप देयर सेविंग्स मॉर्टगेज्ड लैंड्स, उन्होंने अपनी सारी जो बचत थी वो सारी इस्तेमाल कर ली, अपने ज़मीनों को की बोलियां लगा करके उनको बेच दिया। एंड सोल्ड वॉट एवर ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल्स दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस, और सारे जितने उनके पास गहने थे, जो कीमती सामान था, वो सब उन्होंने क्या अपने खर्चे को पूरा करने के लिए बेच दिया। इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल्स, इन सालों में, जो ये ग्रेट डिप्रेशन के साल थे, इस समय भारत जो है किस चीज़ का निर्यात करने लगा था, जो प्रेशियस मेटल थे, यानी जो कीमती धातुएं थी उनका। नोटेबली गोल्ड, ज़्यादातर किसका कर रहे थे वो, The famous economist John Maynard Keynes thought that Indian gold exports promoted global economic recovery। जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे वो कौन थे, इकोनॉमिस्ट थे, एक अर्थशास्त्री थे वो। उन्होंने सोचा कि जो भारत से निर्यात हो रहा है सोना, इससे अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायता मिलेगी। They certainly helped speed up Britain's recovery बट डिड लिटल फॉर द इंडियन पीजेंट्स। उनकी वजह से जो गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा था, जिससे इसकी वजह से ब्रिटिश की जो थी इकोनॉमी थी उसकी रिकवरी होने लगी थी, लेकिन भारत के जो किसान थे उसमें उनको कोई ज़्यादा सहायता मिली नहीं। रूरल इंडिया वॉज दस सीजिंग विद अनरेस्ट व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट द हाइट ऑफ द डिप्रेशन इन 1931। तो इसलिए जो गांव का भारत था उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है उथल पुथल की स्थिति में था, अनरेस्ट हुआ था पूरे गांव के एरियाज में, जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया था। तो उस समय जो था डिप्रेशन का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा था गाँव में देश के। द डिप्रेशन प्रूव लेस ग्रिम फॉर अर्बन इंडिया, जो डिप्रेशन था, अर्थव्यवस्था की जो मंदी थी, वो शहरी लोगों के लिए कम भयानक थी वो। बिकॉज ऑफ द फॉलिंग प्राइसेस, दोज विद फिक्स्ड इनकम से टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स हु रिसीव्ड रेंट्स एंड मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज नाउ फाउंड देमसेल्फ बेटर ऑफ।
ऐसा क्यों था? क्योंकि जो चीज़ों की कीमतें कम हो गई थी, जो किसानों की चीज़ों की कीमतें कम हो गई थी, उसकी वजह से जो शहर में जो बड़े-बड़े लैंड ओनर रहते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी खरीदने में उन चीज़ों को, और जिन लोगों को सैलरी मिलती थी, वो लोगों की भी फिक्स थी, उनकी लाइफ भी इसलिए अच्छा चल रही थी, सस्ती चीज़ें मिल रही थी उनको, एवरीथिंग कॉस्टलेस, हर चीज़ सस्ती हो गई थी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू द इंडस्ट्रीज अंडर द प्रेशर ऑफ द नेशनलिस्ट ओपिनियन। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी क्या हुआ था, ग्रू हो गई थी, बढ़ गई थी, जैसे गवर्नमेंट ने जो एक्सटेंड की है टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, अंडर प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। तो जो देश हितवादी लोग थे उनके विचार की वजह से जो है वो टैक्सेस कम करना शुरू किए थे उन्होंने इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो जिस वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी जो थी, इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ होना शुरू हुआ था। अब देखो, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। पोस्ट वॉर एरा हमने देखा कि कितनी अलग अलग स्थितियों से हम जूझे। इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है, जो जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट अ मेयर 2 डिकेड्स आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो लगभग 2 दशक के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। इट वॉज फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर। अब यहाँ पे कौन कौन सी पावर आती है? वहाँ सेंट्रल और एलाइज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ एक्सेस एक्सेस में कौन आता है? एक्सेस में आता है मेन नाजी जर्मनी और जापान और इटली। तो एलाइज में कौन कौन आता है? ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, और साथ में ये यूएस, ये सब इकट्ठे हुए। इट वॉज अ वॉर वेज फॉर 6 years। ये लगभग 6 साल तक चली थी। ऑन मेनी फ्रंट्स, अलग अलग जगहों पे, इन मेनी प्लेसेस, अलग अलग एरियाज में, ओवर लैंड, जमीन पर, ऑन सी, इन द एयर, जमीन पर, समुद्र में और हवा में, हर तरीके से इस युद्ध को लड़ा गया था। वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वॉज इनॉर्मस। दोबारा से वही बर्बादी, वही मौतें और वही तबाही बढ़ गई। At least 60 million people, or about 3% of the world's 1939 population, are believed to have been killed। लगभग 60 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 60 मिलियन कितना लोगों की अमाउंट होगी। तो लगभग 3% दुनिया का जो पॉपुलेशन था वो समाप्त हो चुका था। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर मिलियंस वर इंजर्ड। देखो, युद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों को जख्मी हालत में भी जीना पड़ा, जख्मी भी हुए लोग। अनलाइक इन अर्लियर वॉर्स, मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड। तो ज्यादातर जो ये डेथ्स थी, ये युद्ध जो बैटलफील्ड के बाहर भी देखने को मिली, ठीक है। मैनी मोर सिविलियंस देन सोल्जर्स डाइड फ्रॉम वॉर रिलेटेड कॉजेज। बहुत सारे जो सिविलियन लोग थे, जिनका सोल्जर्स युद्ध में जो नहीं थे, वो भी मरे थे युद्ध की वजह से और उसके कारणों की वजह से। वास्ट पोर्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वर डिवास्टेटेड। बड़े बड़े जो बंदरगाहें थी यूरोप की और एशिया की, वो बर्बाद कर दी गई। एंड सेवरल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय एरियल बम्बार्डमेंट ऑफ रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स। तो ये कैसे हो रहा था कि वो हवा से बम फेंके जा रहे थे और आर्टिलरी जो है, गन वगैरह इस्तेमाल जो हो रही थी, उनकी वजह से ये सब बर्बादी देखने को मिली। तो जब ऊपर से कोई बम फेंक रहा है तो वहां थोड़ी ना कोई देख रहा है कि सिविल है या कोई आर्मी है, वो तो सारे एरिया को ही बर्बादी में ले जाएगा। द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ द इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड द सोशल डिस्ट्रप्शन। तो युद्ध की वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक डिवास्टेशन देखने को मिला और सोशल डिस्ट्रप्शन भी देखने को मिला। रिकंस्ट्रक्शन प्रॉमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। जो रिकंस्ट्रक्शन था ना, वो बहुत मुश्किल हो गया था। अब दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना चीज़ों को, देखो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई थी इसमें। टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेप पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। दो जो क्रूशियल प्रभाव देखने को मिले पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में, वो क्या थे? द फर्स्ट वॉज द यूएसएस इमर्जेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पहला ये था कि यूएस का जो इमर्जेंस होता है वो विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक देश बन के उभरा और राजनीतिक रूप से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था। मिलिट्री पावर भी सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूएस की मानी जाने लगी। द सेकेंड वॉज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। तो दूसरा क्या था? सोवियत यूनियन, जिसे हम आज के टाइम में यूएसएसआर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा ग्रुप सामने आया, सब बड़ा देश बन के सामने आया। इट हैड मेड ह्यूज सैक्रिफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी
and transformed itself from a backward agricultural country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in the Great Depression. तो सोवियत यूनियन ने क्या किया था, बहुत सेक्रीफाइस किया था, किसके लिए, नाजी जर्मनी को हराने के लिए, और अपने आप को एक बैकवर्ड कृषि से जुड़े हुए देश से बदल करके एक दुनिया का पावरफुल देश बनाने में इसी समय में काम किया था, जब जो देश दुनिया के थे वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। तब यूएसएसआर ने खुद को उठाया था, सोवियत यूनियन ने। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। जो युद्ध के बाद सेटलमेंट की गई और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में जो अग्रीमेंट हुए उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ड्रू टू की लेसन्स फ्रॉम द इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। तो जो अर्थशास्त्री थे और साथ में जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने 2 लेसन सीखे इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस से। पहला क्या था, फर्स्ट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन द मास प्रोडक्शन। एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो मास प्रोडक्शन पे बेस होती है कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मास कंजम्पशन। उसे हम सस्टेन नहीं कर सकते, उसे जीवित नहीं रख सकते जब तक ना उसकी कंजम्पशन हो। अब देखो कोई चीज़ आप बनाते रहो उसे खरीदेगा ही कोई नहीं, तो फिर उसका क्या कोई पर्पज़ नहीं रह जाता। तो पहला ये देखने को मिला। बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज अ नीड फॉर द हायर एंड स्टेबल इनकम। तो अगर आपको मास कंजम्पशन करवाना है, लोगों से चीज़ें खरीदवानी है, तो उनके पास इनकम होना ये भी इंश्योर करना है कि उनके पास इनकम हो, खरीदने के लायक हों लोग। इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। तो अगर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी ही उनके पास स्थायी नहीं है तो वो उनके पास पैसा कहाँ से स्थायी होगा। द स्टेबल इनकम्स ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टीडी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो स्टेबल इनकम है उसका क्या मतलब है, दूसरे शब्दों में है कि फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो मार्केट्स हैं वो खुद अकेले में फुल एम्प्लॉयमेंट को गारंटी नहीं कर सकती। देयरफॉर गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइसेस। इसीलिए गवर्नमेंट को इसमें कदम रखना ही पड़ेगा कि जो प्राइसेस का फ्लक्चुएशन है उसे रोकने के लिए, यानी ऊपर नीचे जो प्राइसेस कीमतें होती थी उसे रोकने के लिए, उसे स्टेबलाइज करने के लिए। आउटपुट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट प्रॉपर हो और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिले, इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था की जो स्थायी बनाना है अगर उसे, तो वो कैसे हो सकता था, वो जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती तब तक पॉसिबल नहीं था। गवर्नमेंट अगर ऐसा करती, इंटरवीन करती, तो ही पॉसिबल था। दूसरा लेसन क्या था, सेकेंड लेसन रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दूसरा जो लेसन है वो किससे जुड़ा हुआ है कि जो देश के लिंक हैं, आर्थिक लिंक जो है दूसरे देशों के साथ हैं, उनको भी देखना है। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। तो अगर ये मकसद है कि एम्प्लॉयमेंट को हमें अचीव करना है, सबको नौकरियां मिले, तो ये तभी किया जा सकता है जब गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है किसका, फ्लो ऑफ गुड्स, चीज़ों का आदान प्रदान, और कैपिटल एंड लेबर का। अगर गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी ये सारी चीज़ें तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी चीज़ों को स्टेबलाइज करने में। Thus in brief, the main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. तो ब्रीफ में अगर हम कहें तो मकसद पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का कि उसे क्या प्रिजर्व करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और फुल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिले, ऐसा इंश्योर करना है। Its framework was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. तो ये जो अग्रीमेंट हुआ इस चीज़ के ऊपर, ये कहाँ पे हुआ था, नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस की गई थी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में। तो वहाँ अग्रीमेंट किया गया इसके ऊपर। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो आईएमएफ की बात हम आज के दौर में सुनते हैं ना कि किस तरह से कार्य करता है, तो ये उसी समय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही एस्टैब्लिश हुआ था। टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। तो आईएमएफ के जितने मेंबर नेशन होंगे तो ये डील किससे करेगा, वहाँ जो एक्सटर्नल सरप्लस हो रहा है, यानी कि उनकी इनकम ज़्यादा हो रही है या फिर किसी भी मेंबर जो देश है उसको कोई डेफिसिट हो रहा है, उसके साथ कैसे डील करे, इसके लिए काम करता है आईएमएफ।
द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये अंतरराष्ट्रीय बैंक है जो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जिसे पॉपुलरली किसको क्या कहते हैं हम आज, वर्ल्ड बैंक। वॉज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका सेटअप क्यों हुआ था कि जो युद्ध के बाद जो फाइनेंशियल या पैसे के लिहाज से लोगों को परेशानी आ रही थी उसको सेट करना था, उसे ठीक करना था। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर टू एज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और समटाइम्स द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। तो जो वर्ल्ड बैंक है और साथ में IMF है, इसे इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, या फिर कभी कभी इन्हें कहते हैं कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस, यानी कि दो ये ट्विंस हैं, भाई हैं, जुड़वा। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो जो युद्ध के बाद का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा जो सिस्टम है उसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक ने चार्ज लिया था ज्यादातर चीजों को डील करने के लिए। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक commenced फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कमेंस किया था फाइनेंशियल ऑपरेशंस को 1947 में। डिसीजन मेकिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। जो डिसीजन मेकिंग था इन इंस्टीट्यूशंस में, इसे कौन कंट्रोल करता है, वेस्टर्न जो औद्योगिक देश थे वही करते हैं। द US हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। तो US के पास एक विशेष अधिकार है, वीटो पावर है उसके पास IMF और वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में। The international monetary system is a system linking national currencies and monetary system. International monetary system जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो लिंक करता है नेशनल करेंसीज को और मॉनेटरी सिस्टम्स को। The Bretton Woods systems was based on fixed exchange rates. जो ब्रेटन वुड का सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के ऊपर। मतलब एक फिक्स तरीके से एक्सचेंज होगा, कितना किसको देना है, कितना उसका वापस रिटर्न आएगा। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज फॉर एग्जांपल द इंडियन रुपीज वर पेग्ड टू द डॉलर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो अब देखो कैसा हुआ कि जो इंडियन रुपी का एक अमाउंट जोड़ दिया गया डॉलर के साथ कि कितने इंडियन रुपी होंगे तो एक डॉलर को वो अमाउंट करेंगे, है ना, कितने इंडियन रुपीज एक डॉलर के इक्वल होंगे। तो इस तरह से हर एक करेंसी को डॉलर के साथ इक्वलाइज करा गया कि कितना प्राइस रहेगा किसका, तो एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया। द डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ $35 पर आउंस ऑफ द गोल्ड। एक आउंस जो गोल्ड का है उसको $35 का माना जाता है, उसका डॉलर के साथ कीमत को जोड़ा गया कि इतनी कीमत रहेगी डॉलर की। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, तो जो शुरुआती युद्ध के बाद का साल थे उनके बारे में देखते हैं हम। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम inaugurated an era of unprecedented growth of the trade and incomes for the western industrial nations and Japan. ब्रेटन वुड जो सिस्टम था इससे क्या शुरुआत होगी, एक ऐसा नया युग शुरू हुआ जिसमें क्या किसकी ग्रोथ हुई, व्यापार की और इनकम की, किसके लिए, वेस्टर्न जो पश्चिमी जितने औद्योगिक देश थे और साथ में जापान, उनके लिए। World trade grew annually at over 8% between 1950 and 1970. दुनिया का व्यापार जो है लगभग 8% हर साल बढ़ता गया 1950 और 1970 के बीच। एंड इनकम एट नियरली 5%, और लोगों की इनकम्स भी लगभग 5% बढ़ती गई देशों की। द ग्रोथ वॉज ऑल्सो मोस्टली स्टेबल, और जो ग्रोथ था वो भी स्थायी हो गया विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन, ज़्यादा बड़े लेवल पे फ्लक्चुएशन नहीं होगी। फिर उसके बाद फॉर मच ऑफ दिस पीरियड एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जाम्पल एवरेज लेस देन 5% इन द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज। ज़्यादातर जो औद्योगिक देश थे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% ही देखने को मिला। These decades also saw the worldwide spread of the technology and the enterprise. Developing countries were in a hurry to catch up with the advanced industrial countries. तो इन दशकों में ये देखा गया कि टेक्नोलॉजी का जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई और डेवलपिंग कंट्रीज वर इन अ हरी टू कैच अप विद द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज। जो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज थी यानी कि उन्नतिशील देश थे, उन्होंने वो कोशिश कर रहे थे कि एडवांस इंडस्ट्रियल देशों के साथ अपने आप को जो वो उनके साथ चला पाएँ। Therefore, they invested vast amounts of capital importing industrial plants and equipment featuring मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्ट किया, जो उन्नतिशील देश थे कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए, ज़्यादातर उन जो डेवलप्ड देश थे उनसे इक्विपमेंट खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से
उन्नतिशील देश भी इसके साथ जुड़ने लगे। डिकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, अब कौन सा दौर आता है कि डिकोलोनाइजेशन, कॉलोनीज का जो अधिकार है वो खत्म होने लगा और बहुत सारे देश जो है क्या होने लगे थे, स्वतंत्र होने लगे थे। When the Second World War ended, large parts of the world were still under European colonial rule. तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब भी बहुत सारा विश्व का जो हिस्सा था वो यूरोपियन कॉलोनियल देशों के अंदर ही था। Over the next 2 decades, most colonies in Asia and Africa emerged as free. तो आने वाले 2 दशकों के बीच ज्यादातर कॉलोनीज जो थी वो क्या होने लगी थी, स्वतंत्र होने लगी थी। कहाँ की? एशिया और अफ्रीका की, स्वतंत्र देशों के रूप में। They were, however, overburdened by poverty and the lack of resources, and their economic and societies were handicapped by long period of colonial rule. हालांकि जो देश आज़ाद हुए वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन में थे, गरीबी थी वहाँ देशों में और रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। अर्थव्यवस्था और समाज का जो पूरा सिस्टम था वो एक हैंडीकैप यानी कि पूरी तरह से ठीक नहीं था और काफ़ी लंबे समय तक कॉलोनियल रूल की वजह से ये सब स्थिति देखने को मिली थी। भारत भी उन्हीं देशों में से एक देश है। The IMF and the World Bank were designed to meet the financial needs of the industrial countries. तो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है उन्हें ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जो औद्योगिक देश हैं उनकी जो पैसे की मदद की जा सके वो मुमकिन हो सके। They were not equipped to cope with the challenge of the poverty and lack of the development in the former colonies. किसके साथ कोप नहीं किया? IMF और वर्ल्ड बैंक को किसके साथ नहीं जोड़ा गया कि जो दुनिया में गरीबी है, डेवलपमेंटल कमियां हैं किसमें, फॉर्मर कॉलोनीज में, और उसके लिए कुछ भी प्रावधान IMF और वर्ल्ड बैंक में नहीं रखा गया था। But as Europe and Japan rapidly rebuilt their economies and they grew less dependent on the IMF and the World Bank. तो लेकिन यूरोप और जापान बहुत तेजी से ग्रो हुए अर्थव्यवस्था के लिहाज से और वो उनका जो निर्भरता थी IMF और वर्ल्ड बैंक पे वो क्या है, कम हो गई। Thus, from the late 1950s, the Bretton Woods institution began to shift their attention more towards developing countries. अब जैसे जो प्रगतिशील देश हैं IMF और वर्ल्ड बैंक उसकी तरफ शिफ्ट होने लगे 1915 के बाद, क्योंकि जापान और यूरोप की जो थी ज़रूरतें पूरी हो चुकी थी, वो अपनी तरक्की के रास्ते पे बढ़ चुके थे आगे। तो as colonies, many of the less developed regions of the world had been part of the Western Empire. जैसे जो कॉलोनीज थी बहुत सारी कम डेवलप थी, ये वेस्टर्न पार्ट का ही तो हिस्सा थी ना, वेस्टर्न एम्पायर का ही तो थी, पश्चिमी जो साम्राज्य था उसी का हिस्सा थी। नाउ ironically, as newly independent countries facing urgent pressures to lift their population out of the poverty. लेकिन अभी उन्हें क्या फेस करना था? अब वो स्वतंत्र तो हो चुकी थी लेकिन जो आर्थिक जो तंगी थी उन्हें झेलनी पड़ रही थी और अपनी पॉपुलेशन को लिफ्ट करने के लिए और गरीबी से जूझना पड़ रहा था उन्हें। They came under the guidance of the international agencies dominated by the former colonial powers. तो वो किसके अंडर गाइडेंस लेना शुरू कर दिए? जो ये जो एजेंसीज थी जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनसे गाइडेंस लेकर के उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। Even after many years of decolonization, the former colonial powers still controlled vital resources such as minerals and land in many of their former colonies. हालांकि बहुत सारे देशों को डिकॉलोनाइज कर दिया गया, यानी वहाँ से कॉलोनीज को हटा दिया गया और वो स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर भी जो वो कॉलोनियल पावर थी उनका कंट्रोल था, वहाँ के जो रिसोर्सेज थे, वहाँ के जो खनिज पदार्थ थे उन पे कंट्रोल था, ज़मीन पे कंट्रोल था, जो उनकी कॉलोनीज थी। Large corporations of other powerful countries, for example, the US also often managed to secure rights to exploit developing countries' natural resources very cheaply. दो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो थी ना बड़े बड़े देशों की, पावरफुल देशों की, जिस एग्जाम्पल के तौर पे हम US की अगर बात करते हैं तो वो क्या कर रहे थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो रिसोर्सेज थे उन्हें क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे और सस्ते रेट पे खरीदने के लिए मैनेज कर लिया करते थे। At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth the Western economies experienced in the 1950s and 1960s. उसी समय ज़्यादातर डेवलपिंग जो कंट्रीज थी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था और तो फास्ट ग्रोथ जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स की थी उससे कोई भी ज़्यादा उन्हें क्या डेवलपिंग देशों को फ़ायदा नहीं हुआ 1950s and 60s में। Therefore, they organized themselves into as a group, the group of 77 और G77। तो इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने एक 77 देशों का एक ग्रुप बनाया जिसे G77 के नाम से जाना जाता है, टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो उन्होंने एक डिमांड रखी
कि वो डिमांड रखना चाह रहे थे कि एक नया अंतर्राष्ट्रीय जो है अर्थव्यवस्था का ऑर्डर निकाला जाए, जिसे बोलते हैं NIEO। बाय द NIEO they meant a system that would give them real control over their natural resources, more development assistance, fairer prices for raw materials, and better access for their manufactured goods to in developed countries market। तो ये ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके, जैसे यूएस एक्सप्लॉइट कर रहा था या और भी देश एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनसे वहाँ से सस्ते रेट पे लेके जा रहे थे, उन्हें उनके रेट्स को ठीक करने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत थी। और साथ में वो चाह रहे थे कि जो उनकी चीज़ें बिकती हैं तो अच्छे प्राइसेस पे रॉ मटेरियल उनका बिके, और उन्हें मैन्युफैक्चर गुड्स जो है उनकी भी अच्छी एक्सेस हो, उन्हें अच्छी तरीके से वो चीज़ें मिल पाएँ। तो अब हम देखते हैं ये सोर्स हमारे पास। व्हाट आर MNCs? MNCs के बारे में आप सुनते होंगे ना कि कोई काम कर रहा है MNC में, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको कॉर्पोरेशंस बोलते हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर लार्ज कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक समय पे अलग अलग देशों में काम करती हैं। द फर्स्ट MNCs वर एस्टेब्लिश इन 1920। तो MNCs का चलन 1920 से शुरुआत हुई है। Many more came up in 1950s and 60s, and US business expanded worldwide, and Western Europe and Japan also recovered to become powerful industrial economies। तो बहुत सारी जो आई हैं वो 1950 और 60 के दशक में ही आई हैं। यूएस के बिजनेस दुनिया के हर देश में फैले हैं, और जापान ने भी अपनी इकोनॉमिक जो है स्थिति को रिकवर किया इनके ही बेसिस पे। द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ MNCs वाज अ नोटेबल फीचर ऑफ 1950s एंड 60s। तो पूरी दुनिया में जो MNCs का फैलाव है ये एक बहुत ही बड़ा वेल नोन फीचर रहा, कैरेक्टरिस्टिक रहा उस समय का, 1950 और 60 के बीच के दशक का। दिस वाज पार्शियली बिकॉज हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स। ये पार्शियली हाई इम्पोर्ट टैरिफ की वजह से ही हुआ था। imposed by different governments forced MNCs to locate their manufacturing operations and become domestic producers in as many countries as possible। तो ये कारण क्या था इनका आने का कि जो चीज़ें वो क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे डेवलप्ड देश, तो वहाँ पे वो उनके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगाते थे, ठीक है, उनकी चीज़ों के ऊपर ड्यूटीज लगाते थे ताकि वो चीज़ें उन्हें खरीदनी ना पड़े, और उन्हीं की कंपनीज आके जहाँ से वो चीज़ खरीद रहे हैं वहाँ बनाएं और उन्हें वो बेनिफिट मिले। तो ये था, इस तरह से MNCs काम करती थी, अभी भी करती हैं। MNCs एक अलग तरीका है कॉलोनाइज करने का दुनिया को। टैरिफ क्या होता है? टैक्स इम्पोज ऑन अ कंट्रीज इम्पोर्ट्स। तो किसी भी देश से जब कोई आयात किया जाता है उसके ऊपर जो टैक्स लग जाता है उसे बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ्स आर लेविड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। जहाँ एंट्री होती है वहाँ टैरिफ लगते हैं, दैट इज एट द बॉर्डर और द एयरपोर्ट। वो या तो बॉर्डर पे या तो फिर एयरपोर्ट पे लगेगा, ठीक है, जहाँ से बाहर चीजें जा रही हैं। एंड ऑफ द ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ब्रेटन वुड का अंत होता है, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत। ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड का जो है एक यूनिट बन जाता है एक्सचेंज के लिहाज से, तो हम उसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कहेंगे। डिस्पाइट years of the stable and rapid growth, not all was well in this post war world। बहुत सारे सालों से क्या हो रहा था कि एक स्टेबल और रैपिड ग्रोथ हो रहा था, स्थायी और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन फिर भी युद्ध के बाद का जो दुनिया थी वो अच्छी नहीं चल रही थी। फ्रॉम द 1960s द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द यूएसएस फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो 1960 के बाद जो था जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी, इससे यूएस की जो स्थिति थी वो खराब हो रही थी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी कम पड़ रही थी इसकी। यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। तो जो यूएस डॉलर था अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर लोगों की जो प्रिंसिपल करेंसी के रूप में था वो नहीं रहा था। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। तो अपनी ये वैल्यू है गोल्ड के रिलेशन के साथ जोड़ नहीं पा रहा था, मतलब स्टेबल नहीं थी। यूएस के डॉलर की कीमत भी गोल्ड के साथ फ्लक्चुएट कर रही थी। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। तो इसकी वजह से एक फिक्स एक्सचेंज रेट जो तब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ था वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। तो अब क्या हो गया था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, यानी कि जैसे डॉलर की प्राइसेस ऊपर नीचे होती जाएंगी वैसे ही एक्सचेंज रेट भी बनेंगे। From the mid-1970s, the international financial system also changed in important ways। 1970 के मध्य के आते आते इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो भी चेंज हो चुका था बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीकों से। अर्लियर क्या था कि डेवलपिंग कंट्रीज कुड रन
टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो जो गतिशील देश थे वो क्या हो रहे थे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे वर्ल्ड बैंक एंड IMF, यहाँ से लोन लिया करते थे खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए। दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स लेकिन एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। उन्हें अब वर्ल्ड बैंक और IMF को छोड़ के कमर्शियल बैंक से जो है लोन लेने के लिए मजबूर किया जाने लगा। दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इससे क्या हो रहा था कि कर्जा जो है लोगों के ऊपर, जो जो गतिशील देश थे उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था। एंड लोअर इनकम इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पे इनकम कम होती गई और जो गरीबी है वो बढ़ती गई अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट by unemployment that began rising from the mid 1970s and remain high until the early 1990s। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो था वो भी, इसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा झटका लगा था एम्प्लॉयमेंट की वजह से, जो कब शुरू हुई थी राइजिंग मिड 1970 से और कब तक रही, लगभग 1990 तक। From the late 1970s, MNCs also began to shift production operation to low-wage Asian countries। तो 1970 के दौर का जो अंत था, उस समय MNCs जो है अपना शिफ्ट कर रही थी लो वेज एशियन कंट्रीज की तरफ से, अपने ऑपरेशन शिफ्ट कर दिए उन्होंने। चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रेवोल्यूशन इन 1949। चाइना जो है उन्होंने कट ऑफ कर दिया पोस्ट वॉर जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी, जब उनके वहाँ रेवोल्यूशन हुआ था 1949 में, उसके बाद। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, द सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। लेकिन जैसे जो चाइना की कुछ पॉलिसीज आई और साथ में किसका, सोवियत यूनियन का जो है वो खंडन हो गया, मतलब टूट गई वो, तो उससे क्या हुआ, सोवियत स्टाइल जो कम्युनिज्म था ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे देशों को कहाँ लेके गया, वर्ल्ड इकोनॉमी में चले गए वो, ठीक है। उन्होंने जब छोड़ दिया USSR ने, तो अपनी तरीके से वो लोग काम करना शुरू कर दिए। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन द कंट्रीज लाइक चाइना, वहाँ पे सैलरी कम होती थी चाइना में। दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन MNCs कम्पीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट। तो जहाँ सस्ते मजदूर मिलते थे, काम के लिए सस्ते लोग मिल जाते थे, वहाँ के लिए MNCs के ओनर जो हैं अट्रैक्ट हुए और वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना शुरू किए, जैसे चाइना का मार्केट को कैप्चर करने के लिए। हैव यू नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ द टीवीज, मोबाइल फोन्स एंड टॉयज वी सी इन द शॉप सीम टू बी मेड इन चाइना। कभी आपने ये ध्यान दिया है कि ज़्यादातर टीवी हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, खिलौने हो गए, वो हमें चाइना के ही देखने को मिलते हैं दुकानों में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स लो वेजेस। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कम सैलरी पे लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो जो MNCs हैं उन्हें ये सस्ता पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ पे कंपनीज ज़्यादा काम करते हैं। इन द रीलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिम्युलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। तो अब नई लोकेशन इंडस्ट्रीज की शुरू ऐसी देशों में शुरू कर दी जहाँ पे कम उनको पैसा देना पड़ता था, इससे ट्रेड और कैपिटल फ्लो जो है बढ़ गया दुनिया में। In the last 2 decades, the world economic geography had been transformed as countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation। जो दुनिया की आर्थिक जो ज्योग्राफी थी वो एकदम से क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। जैसे कंट्रीज चाइना और इंडिया और ब्राज़ील, इनमें बहुत आर्थिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सस्ता लेबर देखने को मिलता है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।